brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन आज एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। एक समय था जब चीन की चमकती फैक्ट्रियां और उसकी विशाल एक्सपोर्ट मशीनरी पूरी दुनिया को हिला देती थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। चाइना की स्पीड थम चुकी है और भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर सामने खड़ा है। आज हम बात करेंगे चीन की गिरती अर्थव्यवस्था, स्लो एक्सपोर्ट, खतरनाक डिफ्लेशन और भारत की उभरती ताकत की। सबसे पहले हमें समझना होगा कि चीन और भारत की अर्थव्यवस्था में बुनियादी फर्क क्या है। चीन की इकोनॉमी एक्सपोर्ट लेड है, मतलब जो भी वह बनाता है वह घरेलू इस्तेमाल के लिए कम और विदेशी बाजारों के लिए ज्यादा होता है। वहीं भारत की इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन है, हम जो भी बनाते हैं उसका बड़ा हिस्सा हमारे देश में ही इस्तेमाल हो जाता है। इसका असर यह है कि अगर वेस्टर्न देश जैसे अमेरिका या यूरोप में मंदी आती है तो चाइना की नींद उड़ जाती है। और भारत पर इसका असर बहुत कम पड़ता है क्योंकि हम खुद ही बहुत बड़ी मार्केट हैं। अब आते हैं ताजा खबर पर। 9 जून को रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का मई 2025 में एक्सपोर्ट केवल 4.8% बढ़ा। अब आप सोचिए, अप्रैल 2025 में यही ग्रोथ 8.1% थी। यानी एक महीने में चीन का एक्सपोर्ट 3 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गया। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि अमेरिका को चीन का एक्सपोर्ट 35% गिर गया है। और ये 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है और ये तब हो रहा है जब अमेरिका ने चीन पर कुछ टैरिफ भी हटा दिए हैं। यानी कोई बाहरी रुकावट नहीं, गिरावट खुद चीन की इकोनॉमिक कमजोरी से आ रही है। 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी समस्या की, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है महंगाई का उल्टा, यानी चीजों के दाम गिरते जा रहे हैं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक होता है। आज चीन में पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स -3% पर है और सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी 0% के करीब है। मतलब न कंज्यूमर खरीद रहा है, न इंडस्ट्री प्रोड्यूस करना चाह रही है। जब डिमांड नहीं होती तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता। और यही हो रहा है चीन में। शी जिनपिंग सरकार ने पिछले साल 500 बिलियन युआन का राहत पैकेज दिया, लेकिन फिर भी बाजार में कोई हलचल नहीं दिखी। एक और बड़ा कारण है ओवर कैपेसिटी। चीन ने हर चीज बहुत ज्यादा बना डाली, पेन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तक। सोचिए, जब एक चीज की डिमांड 50 है और आप 100 बना रहे हो तो बचे हुए प्रोडक्ट्स कहां जाएंगे? पहले ये एक्स्ट्रा माल वेस्टर्न देशों में बेचकर वो बच जाता था, लेकिन अब अमेरिका और यूरोप दोनों चीन से दूरी बना रहे हैं, जिसकी वजह से चीन के गोदाम माल से भर गए हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे। वहीं दूसरी ओर भारत हर एक्सपोर्ट रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है। FY 2024 से 25 में हमने 821 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया और हमारा लक्ष्य है 2030 तक $2 ट्रिलियन। एप्पल जैसी कंपनियां अब आईफोन की पूरी मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर रही हैं और जो फोन अमेरिका में बिकेंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। यानी अब चीन की जगह भारत लेता जा रहा है, न केवल मैन्युफैक्चरिंग में बल्कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। लगभग 4%, यानी डिमांड स्टेबल है, प्रोडक्शन स्टेबल है और सबसे अहम आरबीआई ने पॉलिसी रेट को 5.5% पर लाकर ग्रोथ को और भी बूस्ट दे दिया है। सरकार और रिजर्व बैंक दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को ग्रोथ की दिशा में ले जा रहे हैं। दुनिया भर की कंपनियां अब चाइना +1 पॉलिसी अपना रही हैं, मतलब चाइना के साथ साथ किसी और देश में भी निवेश करना। और सबसे भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है भारत। भारत को अब बस एक ही चीज करनी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और मजबूत करना और मैन्युफैक्चरिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को और विस्तार देना। चीन की गिरती अर्थव्यवस्था हमारे लिए एक संकट नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक अवसर है।
2025 से लेकर 2030 तक का यह दशक भारत के लिए निर्णायक हो सकता है। अगर सरकार, इंडस्ट्री और आम नागरिक एक साथ मिलकर इस मौके को पकड़ लें, तो कोई ताकत हमें विकसित भारत बनने से रोक नहीं सकती। आपको क्या लगता है, भारत को इस मौके का सबसे अच्छा फायदा कैसे उठाना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट में जरूर बताएं।